क्या जीपीएफ कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स लग सकता है? क्या एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट फिक्स है? क्या आप अपनी मर्जी से जीपीएफ सब्सक्रिप्शन कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कितना हिस्सा जीपीएफ में डिपॉजिट करवा सकता है? क्या होगा अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जाए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं एम भास्कर और आप देख रहे हैं एचपीएफएस मास्टर क्लास योर पार्ट टू सक्सेस। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। अपने पिछले वीडियो में हमने जनरल प्रोविडेंट फंड के रूल्स 1 से लेकर रूल 7 तक को समझा था। आज हम कवर करने जा रहे हैं रूल 8 से लेकर रूल 11 तक और जानेंगे सब्सक्रिप्शन रेट्स कैसे फिक्स होते हैं, पैसे कैसे रियलाइज होते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के क्या नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और सबसे पहले बात करेंगे रूल 8 की, रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को हर महीने अपनी सैलरी से जीपीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन करना है। इस कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स क्या रहेंगी, इसे कौन फिक्स करता है और कैसे फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी जीपीएफ सब्सक्राइबर अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट खुद फिक्स कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, अमाउंट होल रुपीज में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, मिनिमम मंथली सब्सक्रिप्शन 6% ऑफ एमॉल्वमेंट्स होता है। लेकिन अगर इंप्लॉय पहले कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी सीपीएफ का मेंबर था और वहां 8% कंट्रीब्यूट करता था, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 8% ऑफ एमॉल्वमेंट से कम नहीं हो सकता। फॉर द पर्पस ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, एमॉल्वमेंट्स में क्या इंक्लूड और क्या क्या एक्सक्लूड होता है, इस बारे में हम पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर बाई चांस आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, यह 6% हर महीने की करंट सैलरी का नहीं होता। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स के लिए इस 6% की कैलकुलेशन होती है 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अमलमेंट्स के बेसिस पर। मतलब अगर आप अप्रैल 2026 से कंट्रीब्यूशन डिसाइड कर रहे हैं तो रेफरेंस सैलरी होगी 31 मार्च 2026 वाली। लेकिन अगर कोई इंप्लॉई पहली बार जीपीएफ ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए कैलकुलेशन ज्वाइनिंग टाइम के अमॉल्वमेंट्स के बेसिस पर होगी। कंडीशन नंबर 3, मैक्सिमम मंथली सब्सक्रिप्शन। रूल परमिट करता है कि आप अपने टोटल अमॉल्वमेंट्स का 100% भी जीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हां, एक छोटा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ ए रुपी का रूल याद रखिए। 50 पैसे या उससे ज्यादा अमाउंट को नेक्स्ट रुपीज में राउंड ऑफ किया जाता है और 50 पैसे से कम होने पर प्रीवियस रुपी में। दोस्तों, दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, यही वो एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें जीपीएफ सब्सक्रिप्शन 6% से कम फिक्स हो सकता है। अब आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर एग्जाम में पूछा जा सकता है और हाल ही में कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 2 अंडर रूल 8। ध्यान दीजिएगा, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर GSR 96 डेटेड 15th ऑफ जून 2022, एक फाइनेंशियल ईयर में मंथली सब्सक्रिप्शंस और एरियर्स मिलाकर जीपीएफ में टोटल कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, यह रूल 8 का ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट डिसीजन के थ्रू प्रेस्क्राइब की गई सीलिंग है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, क्या जीपीएफ कंट्रीब्यूशन 5 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता? चलिए इस कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि 5 लाख से ज्यादा जीपीएफ डिपॉजिट करना परमिसिबल नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस सीलिंग की रियलिटी है क्या? दोस्तों, इनकम टैक्स प्रोविजंस के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस के टैक्स ट्रीटमेंट को रैशनलाइज किया है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख तक है, उस अमाउंट से रिलेटेड इंटरेस्ट
नॉर्मल जीपीएफ रूल्स के अनुसार टैक्स फ्री ट्रीटमेंट एंजॉय करता है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन 5 लाख से एक्सीड करता है तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाले इंटरेस्ट को इनकम टैक्स प्रोविजंस के अनुसार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है और टैक्सेबल कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। इसलिए अकाउंटिंग और टैक्स कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से 5 लाख की लिमिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह प्योरली टैक्स कंसेप्ट है, इसलिए रूल 8 और इनकम टैक्स प्रोविजंस को कंफ्यूज मत कीजिए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिसर के एनुअल एनरोलमेंट्स काफी हाई हैं, उसका मंथली जीपीएफ सब्सक्रिप्शन 60,000 है। उसने वॉलंटरली 7,20,000 जीपीएफ में डिपॉजिट कर दिया। रूल के हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए 5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। आइए अब लेते हैं एग्जाम बूस्टर डोज। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए इस स्लाइड को याद रखिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 6% ऑफ अमलमेंट्स। एक्स सीपीएफ सब्सक्राइबर के केस में मिनिमम 8%। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 100% ऑफ अमलमेंट्स। सब्सक्रिप्शन शुड बी इन होल रुपीज। 5 लाख एनुअल सीलिंग गवर्नमेंट डिसीजन के थ्रू। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर के लिए सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन 31 मार्च के अमलमेंट्स के बेसिस पे। न्यू सब्सक्राइबर की कैलकुलेशन ज्वाइनिंग डेट के अमलमेंट्स के बेसिस पे। अगर ये 7 पॉइंट्स आपको याद हैं तो रूल 8 का आधा पेपर आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब सवाल आता है, अगर किसी इंप्लॉय को बीच फाइनेंशियल ईयर में अपना जीपीएफ कंट्रीब्यूशन बदलना हो तो क्या वो ऐसा कर सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं सब्सक्रिप्शन चेंज रूल्स। दोस्तों, एज पर रूल 8 सब रूल 4 सब्सक्रिप्शन को साल में मैक्सिमम 2 बार इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन रिडक्शन सिर्फ एक बार ही परमिसिबल है। However, it is to be kept in mind that reduction is allowed subject to condition that reduction के बाद भी subscription amount minimum prescribed limit that is 6% और 8% इससे कम नहीं होना चाहिए। रूल 8 सब रूल 4 देखने में छोटा लगता है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में सबसे फेवरेट प्रोविजंस में से एक माना जाता है। अब तक हमने समझा कि जीपीएफ सब्सक्रिप्शन कितना होगा और उसमें चेंजेस कैसे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में एक और बहुत कॉमन सिचुएशन आती है। कई ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को फॉरेन सर्विस, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में डेपुटेशन पर भेजा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डेपुटेशन पर जाते ही जीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है, या कंट्रीब्यूशन रुक जाता है, या फिर कंट्रीब्यूशन पहले की तरह ही कंटिन्यू रहेगा? इसी प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है रूल 9, जो बात करता है ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया के बारे में। रूल बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस पर ट्रांसफर हो जाता है या उसे इंडिया के बाहर डेपुटेशन पर भेजा जाता है, तब भी उस पर जीपीएफ के रूल्स बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होते रहेंगे जैसे नॉर्मल ड्यूटी पर होते हैं। यानी जीपीएफ मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी, जीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा और उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज भी कंटिन्यू रहेंगे। सिर्फ पोस्टिंग बदली है, जीपीएफ रूल नहीं बदले। अब अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रियलाइजेशन कैसे होगी, मीन सब्सक्रिप्शन की रिकवरी कैसे की जाएगी? इसका आंसर देता है रूल 10 रियलाइजेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। रूल 10 बेसिकली बताता है जीपीएफ कंट्रीब्यूशन रिकवर कैसे होगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कैसे होगा। चलिए जानते हैं। सिचुएशन 1, अगर इंप्लॉय की सैलरी गवर्नमेंट ट्रेजरी या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया से ड्रा हो रही है तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ऑफिस सैलरी बिल प्रिपेयर करेगा और जीपीएफ सब्सक्रिप्शन सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन नंबर 2, अगर सैलरी किसी बॉडी कॉर्पोरेशन या किसी और सोर्स से मिल रही है तो रूल कहता है इंप्लॉय को खुद मंथली ड्यूज अकाउंट्स ऑफिसर को फॉरवर्ड करने होंगे। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉय की होगी। और अगर
एम्प्लॉय किसी गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेशन में डेपुटेशन पर है तो नॉर्मली कंसर्न बॉडी ही रिकवर करके जीपीएफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगी। अब मान लीजिए एम्प्लॉय किसी वजह से 1 महीना जीपीएफ कंट्रीब्यूशन जमा ही नहीं कर पाया, तो क्या होगा? रूल कहता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉय को सब्सक्रिप्शन एरियर के साथ रूल 11 के अकॉर्डिंग फिक्स इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। और अगर सब्सक्राइबर वॉलेंटरी डिपॉजिट नहीं करवाता है तो अकाउंट्स ऑफिसर के ऑर्डर से इंटरेस्ट के साथ इसे सैलरी से भी रिकवर किया जा सकता है। हाउएवर देयर इज ए एक्सेप्शन टू दिस रूल। इट्स इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, सब्सक्राइबर्स whose deposit carry no interest are not required to pay interest on arrears। डिपार्टमेंटल एग्जाम में यह एक्सेप्शन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अगेन इट्स टाइम फॉर एग्जाम बूस्टर क्विक रिवीजन। 1 मिनट में पूरा रूल रिवाइज करते हैं। फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन पे जीपीएफ मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है। जीपीएफ अकाउंट क्लोज नहीं होता। सैलरी ट्रेजरी से हो तो डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सैलरी किसी और सोर्स से हो तो सब्सक्राइबर डिपॉजिट इंश्योर करेगा। गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेशन डेपुटेशन में रिकवरी बॉडी कॉर्पोरेट करेगी। डिफॉल्ट होने पर एरियर के साथ इंटरेस्ट भी रिकवर होता है। ये 5 पॉइंट्स याद हैं तो रूल 9 और रूल 10 पूरी तरह क्लियर हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे हैवीवेट पार्ट पर एंड लेट्स टॉक अबाउट द रिवॉर्ड्स, दैट इज रूल 11 इंटरेस्ट ऑन जीपीएफ अकोमोडेशन। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मन में होते हैं। जीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट कितना मिलता है? ये कब मिलता है? इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होता है? डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सब्सक्रिप्शन से जुड़े रूल्स क्या हैं? और रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट कितने समय तक मिलता रहता है? इन्हीं सब मिस्टीरियस सवालों का जवाब देता है रूल 11, जो जीपीएफ का सबसे प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड रूल माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दोस्तों, जीपीएफ अकोमोडेशन पर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट क्वार्टरली डिक्लेयर करती है और उस रेट के बेसिस पे इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में सब्सक्राइबर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। But if subscriber informs the account officer that he does not wish to receive interest, no interest shall be paid in such cases। लेकिन यहां प्रैक्टिकल हैंडलिंग से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सब रूल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट किस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि डेट ऑफ डिपॉजिट। इसे ध्यान से समझते हैं। अगर रिकवरी सैलरी से हुई है तो उस महीने के फर्स्ट डे को डेट ऑफ डिपॉजिट माना जाएगा। अगर सब्सक्राइबर ने सब्सक्रिप्शन बाय चेक या कैश अलग से फॉरवर्ड किया है और वो उसी मंथ की 5 तारीख से पहले गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है तो इंटरेस्ट उसी मंथ से मिलेगा। लेकिन अगर डिपॉजिट महीने की 5th या उसके बाद मिला तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को डेट ऑफ डिपॉजिट माना जाएगा। अब जानते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो ना केवल इन सर्विस एम्प्लॉइज बल्कि रिटायर्ड पेंशनर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट पेमेंट रूल। रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम 6 महीने तक का ही इंटरेस्ट मिलता है। अगर पेमेंट में डिले हो रहा है तो हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस 1 साल तक का इंटरेस्ट ऑथराइज कर सकते हैं और उनसे हायर अथॉरिटी यानी कंट्रोलर एफ&ए किसी भी पीरियड तक का डिले ऑथराइज कर सकते हैं अगर डिले जेन्युइन हो। दोस्तों, ये HPFAS मास्टर क्लास है। जीपीएफ बैलेंस रिटेंशन से रिलेटेड स्टेट स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या कहते हैं यह जानना तो बनता है। हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर रिटायरी अपना जीपीएफ बैलेंस गवर्नमेंट के पास 6 महीने से ज्यादा रिटेन करना चाहता है तो उसे हेड ऑफ ऑफिस की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। अगर बिना अप्रूवल के डायरेक्ट एजी ऑफिस को अप्लाई कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं ओवरड्रॉल पेनल्टी। अगर गलती से एम्प्लॉय अपने क्रेडिट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर ले यानी ओवरड्रॉल हो जाए तो उस एक्सेस अमाउंट पर एम्प्लॉय को नॉर्मल रेट प्लस 2.5% इंटरेस्ट की पेनल्टी देनी होगी, वो भी लमसम में। बस अगर आपने इतने पॉइंट्स ध्यान रख लिए तो इस सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो व्यूअर्स,
ये थे जनरल प्रोविडेंट फंड 1960 के रूल 8 से लेकर रूल 11 तक के सारे इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स और एग्जाम फोकस्ड एरियाज। आई एम श्योर आज की इस मास्टर क्लास ने आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन दबाकर HPFAS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सुझाव और डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सी यू इन नेक्स्ट मास्टर क्लास, जहां हम इसके आगे के रूल्स को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।